नीमच में सीआरपीएफ शौर्य स्थल पर गृह मंत्री अमित शाह ने सबसे पहले सीआरपीएफ के उन 2264 साथियों को नमन किया जो अपना फर्ज निभाते हुए कुर्बान हो गए। मौका था 86वें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल दिवस समारोह का। इस दौरान गृह मंत्री ने परेड का भी निरीक्षण किया। गृह मंत्री ने सीआरपीएफ के योगदान और उनके शौर्य को याद करते हुए कहा कि केंद्रीय रिजर्व फोर्स ने नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी है और उनके दायरे को समेटने में अहम भूमिका निभाई है। पशुपति टू तिरुपति का एक हौसला रखने वाले दुर्दांत नक्सलियों को आज 4 जिलों में सिमट कर रख देना, इस सारे कारनामों में हमारे सीआरपीएफ के जवानों का बहुत बड़ा योगदान है। अमित शाह ने इस मौके पर बताया कि सीआरपीएफ की स्थापना में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अहम भूमिका थी। तेलंगाना में जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जमकर मारपीट हुई और पूरा इलाका जंग का अखाड़ा बन गया। डंडा, लकड़ी की पट्टी, ड्रम, बाल्टी, जिसके हाथ जो आया उसने उसी के साथ अपना हाथ आजमाया। पिटने वाले सिर्फ 2 थे और मारने वाले कई हाथ एक साथ कई उठ रहे थे। मामला जमीन विवाद को लेकर था और तेलंगाना का कृष्णा कॉलोनी जंग के मैदान में तब्दील हो चुकी थी। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष को जमकर पीटा। एक शख्स कुछ देर संघर्ष करता रहा लेकिन खुद को ज्यादा देर संभाल नहीं पाया, जमीन पर गिर गया। इसके बाद उसके साथ जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। लोग उसके खून के प्यासे थे और जान से मारने पर आमादा थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो हमला करने वालों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई उनकी सुन नहीं रहा था। तेलंगाना के कृष्णा कॉलोनी में ये तमाशा घंटों चलता रहा। इस हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। जमीन के एक टुकड़े को लेकर हुआ विवाद थाने पहुंचा। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिस बारात में बैंड बाजा नाच गाना होना था वहां लाठी डंडे चले। बताया जा रहा है कि विवाद एक दलित दूल्हे की घुड़चढ़ी के दौरान हुआ। आगरा कृष्णा गार्डन में डीजे बजाकर घुड़चढ़ी कराई जा रही थी। तभी कुछ स्थानीय लोगों ने डीजे की आवाज कम करने को कहा। इसके बाद विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि लाठी डंडे तक चले, जिसमें कई घायल हुए। दूल्हे को भी सड़क पर पटक दिया गया और फिर घसीटकर पीटा गया। घटना के दौरान चीख पुकार मच गई, लेकिन मौके पर मौजूद लोग डर के मारे कुछ नहीं कर सके। दूल्हा ना तो घोड़ी चढ़ सका और ना ही बैंड बाजे के साथ बारात निकाल सका। बाराती पैदल ही चुपचाप मैरिज होम तक पहुंचे। पीड़ित परिवार ने करीब आधा दर्जन नामजद और 20 अज्ञात दबंगों के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी है। जानकारी करने पे पता चला कि डीजे की तेज आवाज को लेकर के विवाद हुआ था, जिसमें मारपीट हुई थी। उस मारपीट में जो घायल थे उनको तत्काल थाने ले जाकर के उनका मेडिकल कराया गया। पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री और उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। सीबीआई ने आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक के घर पर आज छापेमारी की है। यह कार्रवाई विदेशी फंडिंग से जुड़े मामले को लेकर की गई है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत केस दर्ज करने के बाद सीबीआई की टीम ने आज दिल्ली में दुर्गेश पाठक के घर पर दबिश दी। सीबीआई के एफआईआर के मुताबिक विदेशों में रहने वाले 155 लोगों ने 55 पासपोर्ट नंबरों का इस्तेमाल करके 404 ट्रांजैक्शन के जरिए कुल 1 करोड़ 2 लाख रुपए का डोनेशन दिया। इसके लिए कई डोनर्स ने एक ही पासपोर्ट नंबर का इस्तेमाल किया, जिससे फर्जीवाड़े का संदेह है। वहीं आम आदमी पार्टी ने इसे गुजरात चुनाव से जोड़ते हुए बीजेपी की साजिश करार दिया। चूंकि अभी पार्टी ने मुझे गुजरात में सह प्रभारी बनाया है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसके कारण डराने के लिए लाए थे। गोवा चुनाव में जो पैसा लगा था वो दिल्ली की शराब नीति का पैसा था, जिसको पार्टी फंड में यूज किया गया था। और पार्टी फंड का पैसा जहाँ जैसे भी गया कुछ रिकवरी वहाँ हुई भी थी, लेकिन दुर्गेश पाठक ने उस पार्टी के चंदे को हड़पने का काम किया है। सीबीआई के इन छापों ने दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर उबाल ला दिया है। अब दहशत की उस मेल की बात करते हैं जिससे हिमाचल प्रदेश शिमला सहम उठा। हिमाचल प्रदेश सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह धमकी किसने दी? इस धमकी से केंद्रीय एजेंसियों के कान क्यों खड़े हुए हैं? देखिए रिपोर्ट। हिमाचल सचिवालय को बम से कौन उड़ाना चाहता है? दहशत के मेल से शिमला को किसने डराया है? दहशत भरा एक मेल आया और अचानक शिमला के सर्द मौसम में उबाल आ गया। ईमेल से धमकी हिमाचल सचिवालय को बम से उड़ाने की मिली। बम निरोधक दस्ता फौरन हरकत में आया।
डॉग स्क्वाड की टीम सचिवालय में दाखिल हुई। हिमाचल सचिवालय का कोना कोना खंगाला गया। घंटों सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन बम की खबर गिदड़ भभकी निकली। ऐसा समाचार पत्रों में निकला है कि ऐसी ही मेल्स और धमकियां जो हैं वो उत्तर प्रदेश में भी कुछ जिलाधीशों को गई हैं, लेकिन इसके हम लोगों ने कल इस पे पूरी कार्रवाई की। डीसी ऑफिस मंडी पूरा खाली कराया गया, उसका पूरा सैनिटाइजेशन हुआ। 72 घंटों में ईमेल के जरिए गिदड़ भभकी का ये दूसरा केस है। 15 अप्रैल को ऐसे ही अयोध्या मंदिर को धमकी भरा मेल मिला था। अब हिमाचल सचिवालय को मिला है। केंद्रीय एजेंसियां अब दहशत के इन मेल्स का नेटवर्क खंगाल रही हैं। श्रीनगर की डल झील में एक बड़ा हादसा हो गया। एक शिकारा के पलटने से एक ही परिवार के 4 सदस्य पानी में गिर गए। यह हादसा तब हुआ जब राजस्थान से आया एक परिवार शिकारे में सवार होकर डल झील का आनंद ले रहा था। तभी अचानक तेज हवाएं चलीं और शिकारा पानी में उलट गया। झील में गिरते ही अफरा तफरी मच गई। इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें खूबसूरत डल झील में पर्यटकों समेत एक शिकारे को पलटते हुए देखा जा सकता है। शिकारे के पलटते ही एसडीआरएफ और अन्य बचाव टीमें तुरंत हरकत में आ गईं और तत्परता से झील में गिरे चारों लोगों को बाहर निकाल लिया। अधिकारियों के मुताबिक सभी लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं और किसी को भी गंभीर चोटें नहीं आई हैं। चारों ओर से पहाड़ों से घिरी डल झील को कश्मीर का गहना कहा जाता है। साफ और शांत पानी वाली ये झील पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। डल झील पर शिकारे की सवारी भी काफी प्रसिद्ध है। गर्मियों में यहाँ बड़ी संख्या में सैलानी पहुँचते हैं और सर्दियों में भी यहाँ बर्फबारी का आनंद लेने लोग उमड़ते हैं। विदिशा खेल स्टेडियम के जिम में अचानक आग लग गई। इसमें एक्सरसाइज की काफी मशीनें जल गई। बुधवार शाम 6 बजे जिम में एक्सरसाइज करने पहुंचे। जैसे ही उन्होंने लाइट ऑन की, एसी से धुआं निकलने लगा। वे इसकी सूचना देने नीचे तुरंत भागे और जब वापस लौटे तो जिम में आग लग चुकी थी। स्टेडियम के कर्मचारियों और खिलाड़ियों ने पहले तो रेत से आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। इस बीच फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया। जिले के एसपी ने भी घटनास्थल पर जाकर जायजा लिया। स्टेडियम के कर्मचारियों का कहना है कि समय रहते आग पर काबू ना पाया जाता तो काफी नुकसान हो सकता था। स्टेडियम के मल्टीपर्पज हॉल में बने जिम में हाल ही में 2 नए एसी लगाए गए थे। जिम में 12 आधुनिक एक्सरसाइज मशीनें भी लगी हुई थीं। शॉर्ट सर्किट से लगी आग में एक एसी और क्रॉस ट्रेनिंग मशीन पूरी तरह जल गई है। ओडिशा के सबसे बड़े रेलवे टनल का काम पूरा हो गया है। ये टनल पूर्वी ओडिशा को पश्चिमी ओडिशा से जोड़ेगा, जिससे यात्रियों और व्यापार दोनों को काफी फायदा होगा। गोरधा बोलंगीर रेल प्रोजेक्ट के तहत बन रहे सुरंग के दोनों सिरों को मिला दिया गया है। बौद्ध जिले की अडेड़ी गढ़ इलाके में बनी इस सुरंग की लंबाई 4 किलोमीटर से ज्यादा है। ये ब्रेक थ्रू ओडिशा में रेल संपर्क को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये टनल जमीन से लगभग 80 मीटर नीचे बनाई गई है। दोनों तरफ से रास्ता जुड़ने के बाद माना जा रहा है कि टनल का काम 50% पूरा हो चुका है। ये खुर्दा बलंगीर प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि अब हम बहुत नज़दीक पहुंच रहे हैं। जो हमारा टनल एक्सकेवेशन का काम है, ये सेकंड लास्ट टनल थी। अब एक टनल 2 है जिसके ऊपर काम चल रहा है और उसके बारे में भी आपको बहुत जल्दी अच्छा समाचार मिलेगा। खोर्दा बोलंगीर रेल प्रोजेक्ट में कुल 4 टनल बनाए जा रहे हैं, जिसमें से 3 नयागढ़ जिले में और 4 बौद्ध जिले में है। बौद्ध जिले में 3 सुरंगों का काम पहले ही पूरा हो चुका है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के साथ साथ हेमकुंड साहिब यात्रा की तैयारी भी शुरू हो गई है। इसी के तहत भारतीय सेना ने ट्रैक मार्ग पर रैकी की। गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक 6 किलोमीटर के ट्रैक मार्ग पर 2 से 7 फीट बर्फ जमी है। ये बर्फ यात्रा मार्ग पर घाघरिया से हेमकुंड साहिब तक फैली है। सेना के 25 जवानों की पहली टुकड़ी घाघरिया से बर्फ हटाने का काम शुरू करेगी। 25 मई को यात्रा शुरू होने से पहले बर्फ हटाकर मार्ग तैयार कर लिया जाएगा। गोविंद घाट के पुल का निर्माण भी अंतिम दौर में है। पुल गिरने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 30 टन क्षमता वाले वैकल्पिक पुल के निर्माण का आश्वासन दिया था।
ये पुल भी इसी महीने के अंत तक तैयार हो जाएगा। श्री हेमकुंड साहिब ट्रस्ट और स्थानीय प्रशासन मिलकर यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान सहयोग और पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता बनाए रखने की अपील की है। अब आपको मध्य प्रदेश के देवास लेकर चलते हैं। यहां से आज हर्ष फायरिंग की चौंकाने वाली खबर आई है। हर्ष फायरिंग किसने की और कैसे कानून की धज्जियां उड़ी, सिस्टम को जगाने वाली ये रिपोर्ट आप देखिए। जहन पर सवार पावर के जुनून का ट्रेलर देखिए। शादी में कानून का बजते बैंड की तस्वीर देखिए। शादी के जश्न में जानलेवा जुनून की यह तस्वीर देवास से आई है। एक शख्स के हाथों में 12 बोर की बंदूक है और जहन पर पावर का जुनून सवार है। ये बंदूकबाज कौन है, कितना पावरफुल है, किस बड़े ओहदे पर बैठे शख्स से इसका ताल्लुक है, ये बताएं। उससे पहले बंदूकबाज के सर चढ़े फायरिंग के शौक की तस्वीर देखिए। खुले प्रांगण में फायरिंग हो रही है। शख्स बार बार बंदूक में गोली भरता है, बेखौफ होकर ट्रिगर दबाता है, बारूद से देवास को दहलाता है। फायरिंग का ये सिलसिला यूं ही बेरोक टोक चलता रहता है। इस बंदूकबाज का परिचय ये है कि ये नगर निगम परिषद के उपाध्यक्ष राजपाल सिंह के लगते जिगर हैं। नाम है भानु प्रताप सिंह। परिवार में शादी थी जिसमें भानु ने बेखौफ होकर फायरिंग की। सवाल है कि जब जिला कलेक्टर ने फायरिंग पर रोक लगाई है तो कानून हाथ में क्यों लिया गया। यह खबर उन माता पिता के लिए खास है जो काम के सिलसिले में घर से बाहर रहते हैं और उनका छोटा बच्चा घर पर किसी और की निगरानी में रहता है। एआई तकनीक वाला पालना, अपने आप झूले का पालना, स्मार्टफोन से होगा कंट्रोल, आप घर के बाहर, बच्चा फिर भी सुरक्षित। खास बात यह कि इस आधुनिक पालने को माता पिता अपने स्मार्टफोन से कंट्रोल कर सकते हैं और इसकी स्पीड घटा बढ़ा सकते हैं। ये एआई का कमाल है जिसने उन माता पिता की मुश्किलें आसान कर दी जो बहुत व्यस्त हैं और अपने बच्चों के साथ 24 घंटे नहीं रह सकते। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ की रहने वाली महिला इंजीनियर राधिका पाटिल ने अपने पति की मदद से स्वचालित पालना बनाया है। इस स्मार्ट पालने का भारत के साथ अमेरिका में भी पेटेंट हो चुका है जो भारतीय बाजार में बिकने को तैयार है। इस पालने में बच्चा जब भी रोएगा माता पिता को इसकी जानकारी फोन पर मिल जाएगी और वो झूले को बच्चे के हिसाब से एडजस्ट कर सकेंगे ताकि बच्चा चुप हो जाए या सो जाए। इस पालने की निगरानी के लिए एआई तकनीक, हाई डेफिनेशन कैमरा और सटीक सेंसर का इस्तेमाल किया गया है। इस पालने का इस्तेमाल बच्चा 2 साल तक कर सकता है। महिला इंजीनियर ने ऐसी तकनीक इजाद की है जिससे माता पिता को आसानी हो सकती है, लेकिन ये कितना कामयाब साबित होगा उसका पता तो इसे कसौटी पर कसने के बाद ही पता चलेगा। और उत्तर प्रदेश की बरेली पुलिस ने उन अपराधियों की फाइल एक बार फिर से खोल दी है जो किसी आतंकी घटना या बड़े अपराध में शामिल रहे हैं। पुलिस का मानना है कि इससे उनकी ताजा गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। बरेली पुलिस ने आतंकवाद और संगठित अपराध के खिलाफ मोर्चा खोला है। इस बार उन 31 हिस्ट्री शूटर्स की फाइल खोली गई है जो बड़े अपराध को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस इन अपराधियों पर भी नजर रखेगी जो जेल में हैं और उनकी भी निगरानी होगी जो बरी हो चुके हैं। 31 ऐसे अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली गई है जिनको पुलिस की लगातार निरंतर निगरानी करने की आवश्यकता है। इनमें 27 अपराधी गोकशी और गोतस्करी के हैं, 2 एनडीपीएस के हैं, 1 वाहन चोरी का अपराधी है और 1 अपराधी है मोहम्मद इनामुल हक जो किला थाना का निवासी है जिसका आतंकवादी संगठनों से जुड़ने के संबंध में एफआईआर पंजीकृत हुई थी। इस लिस्ट में आतंकी इनामुल हक का भी नाम है जो पिछले 5 साल से लखनऊ जेल में बंद है। लिस्ट में उन 27 अपराधियों के नाम भी हैं जो गोतस्करी के आरोप में पकड़े गए थे। पुलिस अब समय समय पर जांच करेगी ताकि उनकी मौजूदा गतिविधि के बारे में जानकारी मिलती रहे।